हेलो। हेलो हेलो। हाँ जी, क्या हाल है जी? तो कहाँ पे था? हाँ, तो अभी हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे, बिजनेस एनवायरनमेंट। मैंने कहा था ना कि जितना अभी मेरे से अभी हो जाए वो मैं उतना ले लूँगा, बिकॉज अभी पता नहीं है आगे की यार, लैपटॉप कब तक साथ देता है कब तक नहीं, फिर ऐसे ही डिले हो जाए। ओ, ये तो एग्जांपल ही काफ़ी बढ़िया है यार। हाँ, डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रोटेट क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। हाँ, तो चलो। एक सेकंड, मेरे को यहाँ एक्चुअली ना पकड़ना पड़ता है ऐसे, क्योंकि मैंने वीडियोस देखी अपनी पुरानी, उसमें आवाज़ नहीं आती अच्छे से, माइक का अरेंजमेंट हो नहीं रहा है। तो एडजस्ट करो यार, बस कंटेंट देखो अंदरला। तो बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं कि जो मतलब सम टोटल ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स, जो भी फैक्टर्स हैं उन पूरे का सम, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, हमारे बिजनेस को, और जिस पे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है। दोबारा से बिजनेस एनवायरनमेंट में वो सारे के सारे फैक्टर आते हैं, सम ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं और जिसके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है। इसमें दोनों होते हैं, थ्रेट्स भी जो बिजनेस को हार्म कर सकते हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ भी जिससे प्रॉफिट गेन कर सकता है बिजनेस। तो इसको समझना मैनेजर के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। इसके फीचर्स क्या हैं? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस में आता है कि ये सम टोटल है, ठीक है। जो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो साथ साथ में करते रहिए, ठीक है। सम टोटल ऑफ ऑल दोज फोर्सेस विच आर अवेलेबल आउटसाइड द बिजनेस, और जिस पे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। इट इज़ द ग्रुप ऑफ मैनी फोर्सेस, इसलिए इसकी नेचर टोटलिटी है, मतलब ये कोई एक फोर्स नहीं है। आगे हम ये वाली सारी फोर्सेस पढ़ेंगे, ये कोई एक फोर्स नहीं है। इसलिए इसकी जो नेचर है वो टोटलिटी है, कि मतलब इकट्ठा झुंड होता है, झुंड वो है कि मतलब इतनी सारी फोर्सेस हैं, कोई एक फोर्स नहीं है। आगे हम ये सारी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है स्पेसिफिक और जर्नल फोर्सेस। स्पेसिफिक और जर्नल, स्पेसिफिक क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कौन सी होती हैं जो कि हर एक इंडस्ट्री को सेपरेटली वो करती हैं, अफेक्ट करती हैं। जैसे हर एक के अपने कस्टमर होते हैं, हर एक के अपने सप्लायर होते हैं, हर एक के अपने कॉम्पिटिटिव फर्म्स होती हैं, हर एक के अपने अपने इन्वेस्टर होते हैं। और जनरल, जनरल में जो सभी को इक्वली क्या कहते हैं, इफेक्ट करती हैं। इसमें क्या आता है, सोशल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, लीगल चेंजेस एंड टेक्निकल चेंजेस। तो ये चैप्टर ना एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये शायद आपके कोर्स के हिसाब से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चैप्टर भी इसको कहा गया है। मतलब हमें सबसे एंड में कराया गया था ये, स्कूल में जब सारा ख़त्म हो गया था तब सबसे एंड में कराया गया था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मतलब अच्छे से करना है डिफ़िकल्ट नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे एक इमेज बना दी गई है इस चैप्टर की, तो उस रीज़न के हिसाब से हमें अच्छे से करना है, ठीक है। इंटर रिलेटेडनेस, ये कह रहा है कि जो हमारे वो फैक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ वो इंटर रिलेटेड है। कि हाँ, मतलब एक फैक्टर ये नहीं कि वो अकेला है, वो एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है। द डिफरेंट फैक्टर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर कोरिलेटेड। प्लीज़ जो इस चैप्टर में मैं बाकी की, चलो ऐसे मैं कर रहा था अंडरलाइन, जो इस चैप्टर में मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो साथ साथ में अंडरलाइन करते रहिए, ठीक है। जैसे अगर हमारी चेंज आता है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी में नई सरकार के आने से, तो क्या कहते हैं, इससे क्या कहते हैं, द कमिंग ऑफ न्यू गवर्नमेंट टू पावर एंड चेंज इन द इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ आर बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंज। कि देखो नई सरकार आई, उसने इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी चेंज कर दी, तो इससे कौन से चेंजेस आए? एक तो एक्सपोर्ट नहीं सॉरी, एक तो पॉलिटिकल चेंज आया और एक हमारा इकोनॉमिक चेंज आया। तो ऐसे देखो, एक फैक्टर के आने से दूसरे फैक्टर पे इफेक्ट पड़ा, तो ये कोरिलेटेड है। दस चेंज इन वन फैक्टर एक्सफेक्ट्स द अदर फैक्टर। उसके बाद क्या है, डायनामिक नेचर है। डायनामिक यानी कि क्या कहते हैं, जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है उस हिसाब से चेंज होती है। जैसे कि ये क्लियर है कि ये मिक्सचर है काफ़ी फैक्टर का, इसलिए चेंज इन सम और अदर फैक्टर कंटिन्यूज टू टेक प्लेस। क्या कहते हैं, चेंज आता रहता है इन फैक्टर्स में, कंटिन्यू टू टेक प्लेस। देयरफॉर ऐसा कहा जाता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ डायनामिक, ठीक है। उसके बाद आता है अनसर्टेनिटी, मतलब इसमें कुछ भी सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते अबाउट द बिजनेस इन्वायरमेंट, क्योंकि वो कंटिन्यूली चेंज होता रहता है। ये आपको अगर पढ़ोगे ना पॉइंट, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सारे मिक्सअप हैं, कि हाँ पहले वो हो गया इंटर रिलेटेड, फिर डायनामिक, फिर अनसर्टेनिटी।
लेकिन थोड़ा सा खोल खोल के पढ़ोगे तो पता लगेगा कि हल्का हल्का डिफरेंस है हर एक में। मतलब मैं मिक्सअप करता था, इसलिए देख लियो। मतलब जैसे जैसे मार्क करा रहा हूँ, अगर रटना है तो रट लियो, ठीक है। प्रोफेशनल पीपल हैं वो डिटरमाइन करते हैं बिजनेस स्ट्रेटेजी कंसिडरेशन में लेते हुए लाइकली चेंजेस बिफोर हैंड, कि मैंने सोच रहा हूँ कि अभी हमारे में चेंजेस क्या आ सकते हैं, कोरोना के बाद हमारा क्या आ सकता है, कौन सा काम वो होगा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, और कौन सा काम करने से हमारा वो होगा, लॉस होगा। तो वो कैसे पता लगेगा कि हम पहले ही जो चेंजेस आ सकते हैं उसको बिफोर हैंड हम कैलकुलेट कर लें। इसलिए ये रिस्की जॉब है, ठीक है। दिस इज़ अ रिस्की जॉब। जैसे टेक्निकल चेंजेस काफ़ी ज़्यादा तेज़ होते हैं, कोई उनको एंटिसिपेट नहीं कर सकता। अभी यार हर रोज़ नई टेक्नोलॉजी आ रही है। i3 6 जनरेशन, साथ ही में 7th जनरेशन, फिर 8th, फिर 9th, अभी 10 जनरेशन तक आ गया। अभी पता नहीं कहाँ तक जाना है, तो पता नहीं है, हम इसको एंटिसिपेट नहीं कर सकते। इसलिए एनी थिंग कैन हैपन एनी टाइम, द सेम इज़ द सिचुएशन ऑफ फैशन, ठीक है। तो आगे हम आते हैं कॉम्प्लेक्सिटी में। कॉम्प्लेक्स यानी कि बहुत ही ज़्यादा, आप झाड़ियाँ याद रख लो, मेरे को वर्ड नहीं याद आता, कि अंदर ही अंदर उलझा हुआ, अंदर ही अंदर उलझा हुआ, उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स। ये इसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्टर हैं, इसलिए और वो फैक्टर एक दूसरे के साथ रिलेटेड भी है, इसलिए इसका इंडिविजुअल इफेक्ट क्या होगा वो हम पता नहीं कर सकते। इंडिविजुअल इफेक्ट ऑन द बिजनेस कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। इसलिए यही रीज़न है कि ये हमें डिफ़िकल्ट लगता है बिज़नेस को इनको फेस करना। तो उसी को कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मतलब एक पॉइंट का दूसरा पॉइंट बना रहे हैं ये, लेकिन आपको डिफरेंस हर एक पॉइंट में समझ के चलना है, ठीक है। आगे आता है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी हमें कहता है कि, एक सेकेंड अभी और छोटा करता हूँ। एक तो ना जब ये वर्क करना बंद कर देता है, चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। रिलेटिविटी कहता है कि जो हमारी लोकल कंडीशंस है उसके हिसाब से भी हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट हो सकता है इन डिफरेंट कंट्रीज, और इवन द सेम कंट्री या डिफरेंट प्लेसेस। कि जैसे पंजाब में थोड़ा सा इन्वायरमेंट कंडीशन और होंगे, महाराष्ट्र में और होंगे, गुजरात में और होंगे। अब जैसे कहते हैं नहीं, गुजरात में दारू बैन है, ठीक है। वही महाराष्ट्र में क्या कहते हैं, दारू चलती, मतलब सभी जगह चलती है, लेकिन गुजरात में दारू बैन है। तो वो होता है कि हम बिजनेस इन्वायरमेंट जगह टू जगह वो होता है, क्या कहते हैं, डिफर करता है। तो हम दोबारा से एक बार फटाफट करते हैं। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, ये सम टोटल है, कोई एक फोर्स नहीं है, और इसका बिजनेस पे इसका सॉरी बिजनेस का इन पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो वो कहता है कि ये ग्रुप ऑफ मैनी फोर्सेस, इसलिए इसकी नेचर है टोटलिटी। उसके बाद स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक जो इंडस्ट्री को सेपरेटली वो इफेक्ट करती है, जनरल जो इक्वली इफेक्ट करती है। इंटररिलेटेडनेस, हर एक क्या कहते हैं फैक्टर एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है। फॉर एग्जांपल नई सरकार है, इसने पॉलिसी चेंज कर दी, फिर डायनामिक है, ये लगातार चेंज होता रहता है, इसलिए ये डायनामिक है। अनसर्टेनिटी, कुछ भी एकदम से नहीं कह सकते, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चेंज होता रहता है, तो एक अनसर्टेनिटी सी बनी रहती है पहले ही। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब काफ़ी ज़्यादा फैक्टर हैं, वो एक दूसरे के साथ रिलेट भी करते हैं, इसलिए हम पता नहीं मतलब उलझे उलझे से हैं, कोई एक कोई और, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो उसका इंडिविजुअल इफेक्ट हमें पता नहीं लग सकता। इसलिए बिज़नेस को काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी उसको फेस करने में है। बाकी जो लोकल कंडीशन के हिसाब से बिजनेस एनवायरनमेंट होता है तो वो डिफ़र कर जाता है, इवन इन डिफरेंट कंट्रीज और इवन इन द सेम कंट्री या डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। आगे आता है फर्स्ट क्या कहते हैं इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर। इम्पोर्टेंस में आता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। भाई देखो, जिसको पता लग गया ना बिजनेस एनवायरनमेंट का कि हाँ वो चेंज हो सकता है, तो वो उसको एज अ एडवांटेज यूज़ कर सकता है। जैसे कईयों ने काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लिया था कोरोना को, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ किया, कि चाहे बड़े बड़े लाले थे वो भी क्या कहते हैं अपना पहले ही उन्होंने ऑटो रिक्शा डाल लिया है, पहले ही उन्होंने वो सारी सब्जियां अपना स्टॉक ले लिया, कि पता था कि वो पैनिक बाइंग होगी, पैनिक बाइंग की जनता डर जाएगी कि अभी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, और वो पैनिक बाइंग करनी शुरू कर देगी, जिससे मतलब जिसके पास ज़्यादा सप्लाई होगी वो अपना मुंह मांगा रेट कर सकता है। वो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, डिमांड एंड सप्लाई कैसे होता है, वो वर्क करता है। तो इस वजह से कईयों का तो जब मैं बेड़ा गर्क हो गया कोरोना की वजह से, और कई जो जिसका काम रद्दी भर भी नहीं था, ठीक है, आप ऐसा लगा लो जिसका काम रद्दी भर भी नहीं था, वो भी लाखों रुपए कमा के बैठा हुआ है कोरोना की वजह से। तो यही कहते हैं कि जो अगर हम बिज़नेस एनवायरनमेंट को स्टडी कर लें और जो हमें पता लग जाए कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज हम अवेल कर सकते हैं, तो उससे हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज गेन कर सकते हैं। जैसे कंपनी काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस होती है कि कौन से चेंजेस आ सकते हैं, इसलिए वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज गेन करती है।
मतलब कैसे करती है, टेक्स एडवांटेज बाय बिकमिंग द फर्स्ट सप्लायर बन के वो गेन करती है। जैसे कहें कि अगर कंपनी के पास कैपेसिटी है कि वो पॉसिबिलिटीज़ जान सकती है पहले कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, देन द कंपनी विल बी ग्रेटेस्ट बेनिफिशरी। मतलब उसको पता लग जाएगा कि हाँ कौन सी चीज़ें वो कर यार। जैसे अभी आप खुद देख लो कितने लोगों ने वो किया क्या कहते हैं पैनिक बाइंग की, जिसके पास पहले ही ज़्यादा स्टॉक भर रखा था उसने कितने पैसे कमाए होंगे, ठीक है। मतलब जैसे आप आड़तियों का कह लो कि पहले ही उनके पास स्टॉक होता है सस्ते में ख़रीद के, जब ऐसी कोई सिचुएशन आए उसमें बेच देना, तो काफ़ी प्रॉफिट होता है इसमें। वार्निंग सिग्नल, वैसे हमारे में पॉइंट ये कोई और था, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ये वार्निंग सिग्नल नहीं, हमारे में हेडिंग कोई और थी, आपको चेंज किया है, चलो कोई नहीं। तो इसमें कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ बिज़नेस को काफ़ी ज़्यादा थ्रेट्स भी होते हैं अकम्पनिंग दैम। तो अगर हमें पहले ही थ्रेट की नॉलेज हो जाए, क्या कहते हैं थ्रेट इज़ अवेलेबल इन टाइम, नॉलेज अबाउट थ्रेट इज़ अवेलेबल इन टाइम, तो हम एफर्ट्स लगा के क्या कहते हैं हम उसको या तो फेस कर सकते हैं, सरमाउंट कर सकते हैं। जैसे अगर आप चलो प्रॉफिट की बात छोड़ो, कईयों को पता लग गया था कि हमारा बिज़नेस ठप होने वाला है, तो उन्होंने पहले ही अलग लाइन ऑफ प्रोडक्शन शुरू कर दी थी कि हाँ चलो हमें जो उनको लॉस हो सकता था अभी, जो काफ़ियों को हुआ भी, वो उन्होंने फेस किया या उसको सरमाउंट कर दिया, उसको कम कर दिया या उसको जमे नील कर दिया। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप रेगुलरली स्टडी करते हो चेंजेस को, ठीक है। उसके बाद आता है टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ऑर्गेनाइज नीड्स अ नंबर ऑफ रिसोर्सेज टू कैरी ऑन बिजनेस, कि उसको काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं अपना बिजनेस चलाने के लिए। इस रिसोर्सेज की हेल्प से ही वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। तो और अपना जो बिज़नेस है वो एनवायरनमेंट से ही अपने रिसोर्सेज लेता है और उसी को गुड्स एंड सर्विसेज बना के आगे भेजता है। तो अगर हम बिज़नेस एनवायरनमेंट स्टडी करते हैं तो वो बिज़नेस को बताता है कि उसको एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे पता लगता है कि किस चीज़ की डिमांड है और उसको व्हाट कैन इट मेक अवेलेबल टू गेट इट्स नीड फुलफिल्ड, कि उसको क्या बनाना चाहिए कि उसकी एनवायरनमेंट की डिमांड पूरी हो सके। कि मतलब आज का जो टाइम है वो ऐसा नहीं है कि जो सप्लायर बना देगा वो बिकेगा, जो कंज्यूमर चाहता है वो बिकता है, ठीक है। वो आप आगे मार्केटिंग में बताओगे तो काफ़ी अच्छी अच्छी लाइंस लिखी हैं उसमें कि वो नहीं आपको बनाना चाहिए जिसमें आप अच्छे हो, वो आपको बनाना चाहिए जो कि आज की डेट में बिकता है, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ पॉसिबल टू गेट यूजफुल रिसोर्सेज फ्रॉम द बिजनेस एनवायरनमेंट। आगे आता है कॉपी करना रैपिड चेंजेस के साथ, कि मतलब जैसे जैसे चेंजेस आई जा रहे हैं उसके साथ हमें कॉपिंग बना के रखना, कि जो आज का एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है। काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं जैसे कंपटीशन, फैशन, नंबर ऑफ़ कस्टमर, टेक्नोलॉजी, वो बड़ी जल्दी से चेंज हो जा रहे हैं। तो चेंजेस इतना इफेक्ट नहीं करते जिसकी उसकी स्पीड करती है। जैसे चेंजेस डू नॉट अफेक्ट बिजनेस एज मच एज द रैपिडिटी ऑफ चेंजेस। जैसे मैंने आपको प्रोसेसर का बताया आई थ्री में ये जनरेशन, ये जनरेशन, वो नहीं यार, वो तो अच्छी बात है कि हमें क्या कहते हैं हमारी टेक्नोलॉजी वो हो रही है, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी हो रही है। अब आप सोचो, आप लैपटॉप खरीदने जाओ, मैं आपको वैसे बताता हूँ, आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, आप कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो, आप लैपटॉप खरीदने जाओ, आज आपने लैपटॉप लिया i3 8 जनरेशन, ठीक है, आपने लैपटॉप ले लिया, अभी 1-2 महीने बाद ही क्या कहते हैं वो आ गया i3 उसी रेट में, क्योंकि जब नया आए तो ये थोड़ी उसका रेट ज़्यादा होगा, मतलब पुराने वाले का थोड़ा सा कम हो जाता है, आपका रेट कम हो गया और उसी बजट में वो आ गया क्या कहते हैं i3 9 जनरेशन या 10 जनरेशन। अब जैसे मेरा फ़ोन कहाँ पे है, एक सेकेंड, हाँ ये देखो, जैसे मैंने पिछले साल ये लिया था Note 7 Pro, अभी तो ये हालत काफ़ी ख़राब कर दी है मैंने इसकी। तो जैसे पिछले साल मैंने Note 7 Pro लिया था जून के मंथ में, तो 2-3 मंथ बाद ही ये मैंने 14,000 का लिया है। और ये वाला स्टॉक, मेरी बात सुनो, आपको ब्लैक मार्केटिंग बताऊँ, ये स्टॉक ऐसा है 14,000 का सेट ऑनलाइन, ये मेरे सामने 15,300 का बिका है। इतनी ब्लैक मार्केटिंग हुई थी उस टाइम पे। तो मतलब वही ना, आपको कहता हूँ कि जब आप डिमांड सप्लाई पढ़ोगे, वो स्टॉक अपने पास गेन करके जो होते हैं रिटेलर, वो अपने पास स्टॉक जमा करके उसको क्या कहते हैं सप्लाई कम कर देते हैं, जिससे जो एग्जिस्टिंग डिमांड है वो ज़्यादा लगने लग पड़ती है और मुंह मांगी कीमत मिलती है, उसको कहते हैं ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है। तो मतलब ये Note 7 Pro है, मैंने 14 का ख़रीदा और भाई 2-3 महीने बाद ही जब मैंने देखा इसका प्राइस हो गया था 10,500। तो मतलब कैसा लगेगा आपको कि नया सेट जो आपने ख़रीदा वो 10,500 का हो गया, और उसी रेंज में उससे बढ़िया, ये जैसे ड्यूअल कैमरा है, उसका क्वाड कोर कैमरा Redmi Note 8 Pro आ गया, साथ में Redmi Note 9 Pro, वो चीज़ चलो चलती रहती है। वही कहते हैं कि फिर दुख लगता है थोड़ा सा, वही थोड़ा सा हल्का सा दुख लगता है कि यार अब कैसे करें, क्या होगा, मतलब होगा तो क्या ही, अब चलो ले लिया
कि चेंजेस इफेक्ट नहीं करते, अच्छा लगता है कि चलो नई नई है, लेकिन एक टाइम पर रुक के है ना, अभी आपने लिया फिर ये साथ ही में नया आ गया, तो उसकी रैपिडिटी तंग करती है। चेंजेस इतना इफेक्ट नहीं करते बिजनेस को जितनी उसकी रैपिडिटी तंग करती है। तो वही कहते हैं कि अगर स्पीड क्या कहते हैं थोड़ी सी कम हो ना, तो थोड़ा सा आसानी से बिजनेस क्या कहते हैं उसको वो कर ले, फेस कर ले। लेकिन रैपिडिटी ऑफ चेंज इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। ये तभी पॉसिबल है कि अगर आप बस निगाहें जड़ के बैठे हो कि कैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा, कॉन्स्टेंट विजिल ओवर द बिजनेस इन्वायरमेंट। ऐसे आप बैठे हो कि बस जैसे चेंज होगा, लो जी प्रोडक्शन में चेंज, सारे प्लानिंग में चेंज, और हम बच गए या हमने अपॉर्चुनिटी गेन कर ली। वैसे मेरे हिसाब से जितना मेरे को लगता है ऐसे करते भी हैं कंपनीज में कि हाँ, एक स्पेशली रखा होता है ऑफिसर जो कि इन्वायरमेंट का सारा देखता है। लाइट गई यार, चलो कोई नहीं, चार्जिंग हटा दूँ। हाँ, आगे आता है असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कि जो इन्वायरमेंट है वो कैसे हमें प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प कर सकता है। कि जो इन्वायरमेंट है वो ही बेसिस है प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन का। जैसे आईटीसी होटल थे, ठीक है, उन्होंने और ज़्यादा होटल एस्टेब्लिश मैनी न्यू होटल्स अब्रोड एंड इन इंडिया। एक सेकेंड,